हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल संजीवनी क्लासेस में स्वागत करती हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, किसने भारतीय प्रजातंत्र को प्रजातंत्र के वैश्विक विचार के संदर्भ में अपेक्षाकृत सफल उदाहरण माना है? ऑप्शन ए अतुल कोहली, ऑप्शन बी गुरप्रीत महाजन, ऑप्शन सी रजनी कोठारी, ऑप्शन डी जेम्स मेनर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अतुल कोहली। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द डेमोस एवं क्रेसिया से हुई है। डेमोस का अर्थ लोक तथा क्रेसिया का अर्थ शासन से है। अतः लोकतंत्र का आशय लोगों के द्वारा शासन से है या लोगों के शासन से है। हमारा अगला प्रश्न है, कब भारत में संसद ने एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज कानून पारित किया? ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 1998। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1996। यह विधेयक भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था और 24 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति के बाद ये पूरे देश में लागू हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकायुक्त की संख्या, ये संख्या ना होकर संस्था होगा, भारत में लोकायुक्त की संस्था को स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन था? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। लोकपाल संस्था की सबसे पहली स्थापना 1971 में महाराष्ट्र में की गई थी, लेकिन उससे संबंधित विधेयक उड़ीसा में 1970 में पारित कर दिया गया था। उड़ीसा में अधिनियम 1983 में लागू हुआ था। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक ये कि लोकपाल संस्था की स्थापना के लिए सबसे पहले विधेयक किस राज्य में लाया गया? तो इसका ऑप्शन होगा उड़ीसा। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकपाल संस्था की स्थापना, जैसा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, किस स्टेट में सबसे पहले की गई? तो इसका ऑप्शन होगा महाराष्ट्र, क्योंकि उड़ीसा में विधेयक पहले लाया गया था लेकिन लागू 1983 में हुआ, जबकि उड़ीसा से पहले 1971 में महाराष्ट्र में इस संस्था की स्थापना कर दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निरोधक समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी अशोक मेहता, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी के संथानम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी के संथानम। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1962 ईस्वी में सरकार को सौंप दी थी। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस एक कैबिनेट कमेटी को सुपर कैबिनेट कहा जाता है? ऑप्शन ए कैबिनेट की नियुक्ति समिति, ऑप्शन बी कैबिनेट की सुरक्षा समिति, ऑप्शन सी कैबिनेट की आर्थिक मामलों पर समिति, ऑप्शन डी कैबिनेट की राजनीतिक मामलों पर समिति। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैबिनेट की राजनीतिक मामलों पर समिति। यह समिति केंद्र राज्य संबंधों में आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है। यह भारत सरकार की अन्य सभी मंत्रिमंडलीय समितियों की तरह एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जन शिकायत का निदेशालय कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1998। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1988। 1 अप्रैल 1988 को जन शिकायत निदेशालय की स्थापना की गई थी। यह संस्था जनता को अपनी शिकायत को दर्ज कराने के लिए एक मंच प्रदान करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह मेरे लिए बड़ी चिंता है कि इस देश में सबसे पहले प्रशासनिक सदाचार, दूसरी दक्षता और तीसरे क्रम में अर्थव्यवस्था हो तो इस वातावरण में हम एक ज़्यादा सुखी समाज का निर्माण कर सकेंगे। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी के संथानम, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिटीजन्स चार्टर सर्वप्रथम किस देश में लागू किया गया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूके। 1991 में सर्वप्रथम ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने नागरिक अधिकार पत्रों की शुरुआत की। इन अधिकार पत्रों में संगठन के उन सभी नियमों, कानूनों, प्रक्रियाओं एवं अधिकारों का वर्णन होता है जो जनता के हितों का संवर्धन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री का सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री का कार्यालय कर दिया? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी पीवी नरसिम्हा राव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। 1977 में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी दल की सरकार बनी थी, जिसका नेतृत्व मोरारजी देसाई ने किया था। उसी दौरान मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री का सचिवालय का नाम प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें दो लिस्ट को मैच करवाना है। एक तरफ ईयर दिया गया है और दूसरी तरफ इवेंट दिया गया है। 1991 अशोक मेहता समिति रिपोर्ट, 1978 नई आर्थिक नीति, 2009 सूचना का अधिकार कानून, 2005 शिक्षा का अधिकार कानून। 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी, जिसके तहत उदारवादी निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना ली गई थी और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए खोल दिया गया था। 1978 अशोक मेहता समिति रिपोर्ट, जो पंचायत से संबंधित है। 2009 शिक्षा का कानून, 2005 सूचना का अधिकार कानून। इसके तहत हम किसी भी सार्वजनिक विभाग या सार्वजनिक कंपनी या किसी भी सरकारी एजेंसियों से सूचना मांग सकते हैं, जिसके अंतर्गत हमें 10 रुपये के स्टाम्प के साथ अपनी सूचना को मांगने का अधिकार है। और वो सार्वजनिक संस्था जिससे सूचना मांगी गई है 30 दिन के अंदर सूचना देने के लिए बाध्य होती है, बशर्ते ऐसी सूचना ना मांगी गई हो जिससे लोक व्यवस्था के भंग होने का चांस हो। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की कौन सी धारा राज्य के लोगों के कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्देश देती है? ऑप्शन ए धारा 42, ऑप्शन बी धारा 164, ऑप्शन सी धारा 38, ऑप्शन डी धारा 338। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 38। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल दिया गया है, जिससे सभी नागरिकों को उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। और अनुच्छेद 29 का काम है सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकार के विचारार्थ कितने रिपोर्ट दिए? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 17। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 15 रिपोर्ट। 31 अगस्त 2005 को सरकार ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया था। आयोग के अध्यक्ष ने जब 2009 में पद से त्याग पत्र दिया, तब उन्होंने अपनी 9 रिपोर्ट सरकार को दे दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है,
2012 भारतीय प्रजातंत्र के इतिहास में परिभाषित करने वाले वर्ष के रूप में जाना जाएगा। यह एक ऐसा वर्ष था जिसमें नागरिक मुख्य केंद्र में आए। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन बी विनोद राय, ऑप्शन सी अन्ना हजारे, ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विनोद राय। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सरकार ने कब अंकेक्षण को लेखा से अलग करने का निर्णय लिया? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1980। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1976, जिसके तहत दो संस्था अस्तित्व में आई, एक अंकेक्षण के लिए और एक लेखा के लिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित सेवा शर्तों से संबंधित जो एक्ट था वो भारतीय संसद द्वारा 1971 में पास किया गया था। बाद में इस एक्ट में संशोधन करके सन 1976 ईस्वी को अंकेक्षण को लेखा से अलग करके दो संस्थाओं को बना दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान के ने नेतृत्व को सर्कुलर रिस्पांस के रूप में विश्लेषित किया? ऑप्शन ए टेलर, ऑप्शन बी मिलेट, ऑप्शन सी एमपी फॉलेट, ऑप्शन डी सीआई बर्नार्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एमपी फॉलेट। एमपी फॉलेट को संगठन के क्लासिकी उपगम और व्यवहारिक मानव संबंध उपगम के बीच का पुल माना जाता है। फॉलेट को सर्कुलर रिस्पांस के रूप में विश्लेषित किया जाता है। मिलेट के अनुसार नेतृत्व अक्सर परिस्थितियों से बनता बिगड़ता है। क्लासिकी उपगम के तहत माना जाता है कि व्यक्ति एक मशीन की भांति काम करता है, जिसके अंदर ना कोई भावना होती है और ना कोई संवेदना। वो केवल आर्थिक प्रेरणा पाकर ही किसी काम को करता है। जबकि व्यवहारिक मानव संबंध उपगम जो है, इसका प्रतिपादन मेयो ने किया था, एल्टन मेयो। इनके अनुसार व्यक्ति भावना विहीन नहीं होता, बल्कि उसके अंदर व्यवहारिकता भी होती है और उसके अंदर भावना भी होती है, जिससे वो प्रभावित होकर कार्य करता है। वो केवल अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए ही कार्य नहीं करता, बल्कि वो अपने समाज के लोगों को देखकर या उनसे भी प्रभावित होकर कार्य करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत को बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए पार्थ चटर्जी, ऑप्शन बी एंथनी डी स्मिथ, ऑप्शन सी विल किमलिका, ऑप्शन डी बेनेडिक्ट एंडरसन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एंथनी डी स्मिथ। ये एक ब्रिटिश ऐतिहासिक समाजशास्त्री थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए कोरिया संकट के समय, ऑप्शन बी वियतनाम संकट के समय, ऑप्शन सी स्वेज संकट के समय, ऑप्शन डी क्यूबा संकट के समय। स्वेज संकट 1956, वियतनाम संकट 1954, कोरिया संकट 1950, क्यूबा संकट 62 में हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोरिया संकट के समय। शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित करके महासभा को विश्व की शांति के लिए या सैन्य कार्यवाही करने के लिए कुछ अधिकार सौंपे गए, क्योंकि सैन्य कार्यवाही करने के लिए सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों की अनुमति अनिवार्य थी। किंतु ये 5 सदस्य जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, इनको वीटो की शक्ति प्राप्त है। ये सदस्य या वीटो शक्ति संपन्न देश अपने हित के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही को
वीटो करके रोक देते थे, जिसके कारण यूएनओ के शांति संबंधी कार्यकलापों पर बाधा उत्पन्न होती थी, जिसके कारण यदि सुरक्षा परिषद वीटो के प्रयोग के कारण पंगु हो जाए और सैन्य कार्यवाही के लिए आदेशित करने में असमर्थ हो जाए तो ऐसी दशा में महासभा भी सैन्य कार्यवाही या विश्व में शांति स्थापना के लिए की जाने वाली कार्यवाही के लिए आदेशित कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य कौन है? ऑप्शन ए सोमालिया, ऑप्शन बी दक्षिण सूडान, ऑप्शन सी कांगो, ऑप्शन डी कोसोवो। इसका ऑप्शन बी सही है, दक्षिण सूडान। 2006 में मोंटेनेग्रो के संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने के बाद, इससे क्वेश्चन हमारा और तैयार होगा कि 2006 में मोंटेनेग्रो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। इसके बाद दक्षिणी सूडान, मोंटेनेग्रो के बाद ही दक्षिणी सूडान को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया गया। वह भी सूडान से अलग होने के 6 दिनों के अंदर 9 जुलाई 2011 को सूडान स्वतंत्र देश बन गया। एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि 9 जुलाई 2011 को सूडान स्वतंत्र हुआ। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आसियान 3 क्या है? आसियान 10 सदस्यों का समूह है प्लस 3 का मतलब है कि 3 कोई देश आसियान के साथ सहभागिता कर रहे हैं। ऑप्शन ए इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑप्शन बी जापान, यूएस, साउथ कोरिया, ऑप्शन सी चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। आसियान 3 प्रस्ताव का उद्देश्य RCEP वार्ता में शामिल अन्य देशों द्वारा दी जा रही है रियायतों के समान चीन को वरीयता देने हेतु भारत पर दबाव डालना है। इसके अलावा इस तरह का प्रस्ताव भारत के लिए एक संदेश भी है कि यदि भारत RCEP वार्ता में दृढ़ रहता है तो चीन भारत की अनदेखी कर सकता है। यह 1997 में शुरू किया गया परामर्श समूह आसियान के सदस्य देशों चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को एक साथ लाता है। इसका मतलब ये समूह भारत के विरुद्ध बनाया गया है और यह समूह चीनी हितों को वरीयता देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे हैं? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी मादक द्रव्यों की तस्करी, ऑप्शन सी समुद्री लूटपाट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। परंपरागत सुरक्षा का मतलब है सैन्य हस्तक्षेप या युद्ध, ऐसे खतरे जो सैन्य हस्तक्षेप या युद्ध के कारण पैदा हो। लेकिन गैर परंपरागत सुरक्षा का तात्पर्य है जो बिना सैन्य हस्तक्षेप और युद्ध के खतरा उत्पन्न हो जाए, जैसे जलवायु परिवर्तन, मादक द्रव्यों की तस्करी, समुद्री लूटपाट। ये सब युद्ध के रूप नहीं है बल्कि ये बिना सैन्य हस्तक्षेप के भी मानव अस्तित्व को खतरा पैदा करते हैं, इसलिए इसे हम गैर परंपरागत सुरक्षा के अंतर्गत रखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बान की मून संयुक्त राष्ट्र के महासचिव निम्नलिखित में से किस देश के हैं? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी मंगोलिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव थे। इसके पहले ये दक्षिण कोरिया के विदेश मामलों के मंत्रालय में एक कैरियर राजनयिक और कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री भी रह चुके थे। 13 अक्टूबर 2006 को इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव नियुक्त किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी इजराइल।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हमें इसमें ये याद नहीं करना है कि परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर किसने किया है, क्योंकि हस्ताक्षर करने वालों की लिस्ट लंबी है, उसे याद करना मुश्किल है। इसलिए हम ये याद करेंगे कि परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर किसने नहीं किया है, क्योंकि हस्ताक्षर ना करने वाले देशों की संख्या सीमित है। उसमें भारत, पाकिस्तान और इजराइल शामिल हैं। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए अल्फ्रेड जिमर्न, ऑप्शन बी केनेथ वाल्ज, ऑप्शन सी हेनरी किसिंजर, ऑप्शन डी हांस मर्गेंथाउ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अल्फ्रेड जिमर्न। यथार्थवाद या राजनीतिक यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के शिक्षण की शुरुआत के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रमुख सिद्धांत रहा है। इसके प्रारंभिक विचारकों में थ्यूसिडाइस, मैकियावेली, हॉब्स, मर्गेंथाउ, हेनरी किसिंजर मुख्य रहे हैं, जबकि अल्फ्रेड जिमर्न एक कल्पनावादी आदर्शवादी विचारक हैं। यथार्थवाद मानवीय स्वभाव को नैतिक बिल्कुल नहीं मानता है और इसका मानना है कि मानवीय स्वभाव पर विश्वास हमें नहीं करना चाहिए और प्रत्येक देश को अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किसी भी दूसरे देश पर भरोसा नहीं करना चाहिए और उसे अपनी सुरक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति अर्जित करनी चाहिए। और इसके मुख्य कॉन्सेप्ट हैं बीओपी, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल पावर आदि। और इसकी प्रमुख शिक्षा है कि प्रत्येक देश को अपने राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति अर्जित करनी चाहिए और किसी भी देश पर भरोसा नहीं करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को या अपने राष्ट्रीय हित को साम दाम दंड भेद किसी भी ऑप्शन को अपनाकर अपने हितों को प्राप्त कर लेना चाहिए और नैतिकता का ध्यान नहीं देना चाहिए। हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। बुराई की धुरी मुहावरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किन देशों के समूह के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए ईरान, इराक, पाकिस्तान, ऑप्शन बी ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ऑप्शन सी ईरान, इराक, उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी ईरान, इराक, इजराइल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया। इस शब्द का प्रयोग अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा जनवरी 2022 में की गई थी। जैव राजनीति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए फूको, ऑप्शन बी फुकुयामा, ऑप्शन सी जेम्स बर्नहम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फूको। फूको के अनुसार जैव शक्ति का समर्थन करने का मतलब है कि शक्ति समाज में एक जगह केंद्रित ना होकर पूरे समाज में बिखरी हुई है, जिस प्रकार शरीर में कोशिकाओं का बिखरा होना। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सभ्यताओं का टकराव का विचार सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? ऑप्शन ए सैमुअल पी हंटिंगटन, ऑप्शन बी वॉन न्यूमैन, ऑप्शन सी इमानुअल वॉलरस्टीन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सैमुअल पी हंटिंगटन। सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा 1996 में एक पुस्तक रिलीज की जाती है या एक पुस्तक पब्लिश की जाती है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जिसमें इन्होंने विचार प्रतिपादित किया कि संघर्ष देशों के बीच नहीं बल्कि सभ्यता, संस्कृति और धार्मिक पहचान के बीच होता है और इसका प्रमुख कारण संस्कृति, धार्मिक पहचान और सभ्यता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए ग्रामसी, ऑप्शन बी राल्फ मिलीबैंड, ऑप्शन सी रॉबर्ट नाजिक, ऑप्शन डी रॉल्फ नाजिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रामसी।
इस सिद्धांत के अनुसार राज्य, नागरिक समाज व राजनीतिक समाज के माध्यम से आर्थिक प्रणाली यानी आधार को भी प्रभावित किया जा सकता है, अर्थात अधिसंरचना भी आधार पर अपनी छाप छोड़ती है। ग्राम्सी के अतिरिक्त लुई अल्थुजर, निकोलस पोलांजो भी इस सिद्धांत के समर्थक हैं। यहाँ पर एक शब्द आधार और अधिसंरचना का प्रयोग किया गया है। आधार का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसके ऊपर कोई वस्तु टिकी हो। तुम आधार जिसे मार्क्स या मार्क्सवादी विचारक आर्थिक प्रणाली को आधार मानते हैं और इसके ऊपर स्थापित होने वाली संरचना को अधिसंरचना बोलते हैं। तो जो ये अधिसंरचना है इसका निर्धारण उसके आधार पर निर्भर करेगा, यानी कि जैसा आधार होगा वैसी उसकी अधिसंरचना होगी और इसका निर्धारण आर्थिक तत्व ही करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया गया था। ऑप्शन ए बोदा द्वारा, ऑप्शन बी ऑस्टिन द्वारा, ऑप्शन सी एवी डायसी द्वारा, ऑप्शन डी लास्की द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एवी डायसी द्वारा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सम्मिलित है? ऑप्शन ए अंक गणित, ऑप्शन बी बीज गणित, ऑप्शन सी खगोल शास्त्र, ऑप्शन डी संवाद शास्त्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। प्लेटो एक साम्यवादी विचारक हैं। बीज गणित। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं उस वर्ग से आता हूँ जो प्रजातंत्र पर सभी प्रकार एवं आकार के एकाधिकारवाद को समाप्त करने का पक्षधर है। अंबेडकर ने निम्न में से किस अवसर पर यह वक्तव्य दिया था? ऑप्शन ए गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी महार सम्मेलन, ऑप्शन सी नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र के बाद, ऑप्शन डी बुद्ध धर्म में परिवर्तित होने पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोलमेज सम्मेलन के दौरान। आप लोगों को पता है कि डॉक्टर अंबेडकर जी सामाजिक समानता के पक्षधर थे और उनके द्वारा यह विचार गोलमेज सम्मेलन में प्रतिपादित किया गया था और यह सम्मेलन 19 जनवरी 1931 में हुआ था, जिसके लिए अंबेडकर जी लंदन गए थे और वहीं उन्होंने इस विचार का प्रतिपादन किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम.एन. रॉय द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन ए इंडिया इन ट्रांजिशन, ऑप्शन बी इंडिया टुडे, ऑप्शन सी इंडियाज प्रॉब्लम्स एंड इट्स सॉल्यूशंस, ऑप्शन डी 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि यह पुस्तक एम.एन. रॉय द्वारा न लिखी जाकर आर पाल्मदत्त द्वारा लिखी गई है, जबकि अन्य 3 पुस्तकें जो हैं वो एम.एन. रॉय की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इंडिया इन ट्रांजिशन, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम, साइंटिफिक पॉलिटिक्स, 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम अहमदाबाद टू गया। इन पुस्तकों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी के हिंद स्वराज में कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 20। गांधी जी ने इस पुस्तक का लेखन कार्य दक्षिण अफ्रीका से लंदन जाते हुए अपनी समुद्री यात्रा के दौरान शिप में किया गया था। उन्होंने इसमें रेल, वकीलों तथा डॉक्टरों की भी आलोचना की। गांधी के अनुसार सभ्यता का मतलब भौतिकता एवं मशीनों का विकास नहीं है, सभ्यता मानवीय एवं आत्मा का विकास है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो राजाओं का अनादर करते हैं उन पर दैवी सजा होती है।
यह कथन किसका है? आप लोगों को इस कथन से कुछ स्पष्ट हो रहा होगा। ये किस सिद्धांत की ओर इशारा कर रहा है? ये राज्य की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित है। आप ऑप्शन देखकर गेस कर सकते हैं कि ये कथन किसका हो सकता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कौटिल्य, जो एक यथार्थवादी विचारक हैं और राज्य की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत पर भरोसा रखते हैं। कौटिल्य का मत है कि राजाओं का अनादर यदि किया गया तो जिस प्रकार ईश्वर असंतुष्ट होकर अपने दंड देते हैं, उसी प्रकार राजा के वो भी हमें असंतुष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी उत्पत्ति दैवी स्वरूप हुई है, यानी कि राजा एक देवता के रूप में है। हमारा अगला क्वेश्चन, हमें इसमें पुस्तकों के और उनके राइटरों को मैच करना है। लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस पुस्तक, सोर्सेस ऑफ द सेल्फ किसकी है, स्फीयर्स ऑफ द जस्टिस पुस्तक किसकी है और आफ्टर वर्च्यू किसकी पुस्तक है? आप लोगों ने मैच कर लिया होगा। लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस माइकल सैंडल की है। सोर्सेस ऑफ द सेल्फ चार्ल्स टेलर की है। स्फीयर्स ऑफ जस्टिस माइकल वार्जर। आफ्टर वर्च्यू मैकेंटायर। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इन्हें आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। देखते हैं हम इसके आंसर को। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूसो द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए जनतंत्र, ऑप्शन बी अभिजात तंत्र, ऑप्शन सी धनिक तंत्र, ऑप्शन डी राजतंत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धनिक तंत्र। रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक थे। इनका जन्म स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में हुआ था। इनकी प्रमुख पुस्तक है डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी, जो 1754 ईस्वी में प्रकाशित होती है। इन्होंने लोकतंत्र के इनको जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने प्रतिनिधि लोकतंत्र का खंडन किया है, और क्योंकि इन्हें प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जन्मदाता माना जाता है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र एक दूसरे के विपरीत हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है जनता द्वारा डायरेक्ट शासन संचालन में भाग लेना, और प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब है कि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भागीदारी करती है। तो ये दोनों एकदम अपोजिट विचारधाराएं हैं, जबकि रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमताओं के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार, यह कथन कार्ल मार्क्स के किस पुस्तक में है? ऑप्शन ए द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ऑप्शन बी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ऑप्शन सी दास कैपिटल, ऑप्शन डी क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी की रचना मार्क्स द्वारा प्रूधो की रचना फिलॉसफी ऑफ द पॉवर्टी के जवाब में लिखी गई थी, जिसमें वर्ग की सकारात्मक परिभाषा दी गई थी। वर्ग की सकारात्मक परिभाषा, पॉजिटिव डिफिनीशन। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो समाजवादी विचारकों के लिए बाइबिल के समान पवित्र है। दास कैपिटल मार्क्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, जिसमें मूल आर्थिक नियमों का संग्रह किया गया है।
इन बुकों को आप लोग याद कर लीजिएगा। ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती है और इनका क्रम लगाने के लिए भी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इन्हें क्रमानुसार याद कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने किस पुस्तक में हेगल लिखता है बौद्धिक ही वास्तविक है और वास्तविक ही बौद्धिक है? ऑप्शन ए फिलॉसफी ऑफ राइट, ऑप्शन बी फिनोमिनोलॉजी ऑफ द स्पिरिट, ऑप्शन सी द साइंस ऑफ लॉजिक, ऑप्शन डी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसफिकल साइंसेज। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए फिलॉसफी ऑफ राइट। इस पुस्तक की रचना हेगल द्वारा 1881 में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, और मैं पीटर हूँ जिसने अपने स्वामी की अवहेलना की, और ये कथन किसका है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी मैकियावेली। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ स्वामी किसे कहा गया है? बेंथम को, जो जॉन स्टुअर्ट मिल के गुरु थे कह सकते हैं। इन्होंने उपयोगितावादी विचार का समर्थन किया था। जॉन स्टुअर्ट मिल ने बेंथम के उपयोगितावादी विचार में संशोधन किया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में ये कथन है। जॉन स्टुअर्ट मिल स्वतंत्रता के बहुत बड़े समर्थक हैं। ये स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप के समर्थक हैं। इन्होंने दो प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया है, एक स्वसंबंधी स्वतंत्रता और एक परसंबंधी स्वतंत्रता। स्वसंबंधी कार्यों की स्वतंत्रता के अंतर्गत ऐसे कार्य आते हैं जिस कार्य से केवल हम प्रभावित हो रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है, तो वो व्यक्ति हमारे उस कार्य पर प्रतिबंध लगाने की मांग नहीं कर सकता है। जबकि पर संबंधी कार्य के अंतर्गत ऐसे कार्य आते हैं जिससे कोई दूसरा व्यक्ति भी डिस्टर्ब होता है और वह व्यक्ति उसके उस कार्य पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर सकता है। जैसे जब तक हम म्यूजिक सुन रहे हैं और उसकी वॉल्यूम हमारे घर के अंदर तक है, तब तक वो किसी को प्रभावित नहीं कर रही है और उसको रोकने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति मांग नहीं कर सकता है। जबकि पर संबंधी कार्य के अंतर्गत अगर यही म्यूज़िक घर के बाहर पहुंच जाए और किसी की नींद को खंडित कर देती है, तो वो व्यक्ति हमारे इस कार्य के लिए या हमारे इस कार्य पर प्रतिबंध लगाने के लिए डिमांड कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, युद्ध और तूफान पढ़ने के लिए सर्वोत्तम होते हैं, परंतु सहन करने के प्रति शांति और स्थिरता ही श्रेष्ठतर है। यह किसने कहा है? ऑप्शन ए एडमंड बर्क, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी ग्रामसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बेंथम। अभी मैंने ऊपर बताया कि ये उपयोगितावाद के समर्थक हैं। उपयोगिता का मतलब होता है किसी वस्तु को उसकी उपयोगिता के आधार पर उसकी महत्व का आकलन करना। तो उपयोगितावाद के लिए हर वो चीज़ महत्वपूर्ण होती है जो व्यक्ति के अधिक या व्यक्ति को के सुख में अधिक वृद्धि करती है, वो चाहे नैतिक हो या अनैतिक हो। जैसे इनका एक कथन है कि पुष्पिन का खेल भी पढ़ाई से ज़्यादा अगर रुचिकर है तो वो हमें उस बच्चे को पुष्पिन का खेल खेलने देना चाहिए, भले ही वो कोई ज्ञान या कोई नैतिकता दे रहा है या नहीं दे रहा है, लेकिन उससे उस व्यक्ति की सुख में अधिक से अधिक वृद्धि हो रही है। इसका मतलब है कि यदि किसी कार्य के करने से हमारी उपयोगिता या हमारे सुख में जितनी ज़्यादा वृद्धि होती है, वो कार्य या वो वस्तु हमारे लिए उतनी ही उपयोगी होती है, भले ही वो नैतिक हो या अनैतिक हो। तो इसका मतलब है कि उपयोगितावाद के लिए किसी भी वस्तु की महत्ता का आधार उसके द्वारा की गई सुख में वृद्धि की मात्रा पर निर्भर करता है। हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए एडमंड बर्क, ऑप्शन बी हेगल, ऑप्शन सी कांट, ऑप्शन डी बेंथम।
इसका सही आंसर है हीगल। ये एक आदर्शवादी विचारक हैं। ये एक उपयोगितावादी विचारक हैं। ये भी एक आदर्शवादी विचारक हैं। ये राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत से मिलता जुलता है, क्योंकि यहाँ पर भी राज्य को ईश्वर के समान माना गया है। और हीगल अपने आंगिक सिद्धांत के समर्थन में ये कथन कहते हैं। राज्य को हीगल एक आंगिक सिद्धांत के तहत समर्थन करते हैं। आंगिक सिद्धांत का मतलब है जैसे किसी अंग की महत्ता उसके शरीर से जुड़े रहने पर है, उसी प्रकार व्यक्ति की महत्व तभी तक है जब तक वो राज्य में जुड़ा रहता है। राज्य से अलग होने के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नोत्तरी के साथ। इसका दूसरा पार्ट कल लेकर फिर से आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड नमस्कार।